नमस्कार दोस्तों, जनगणना 2027 में प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में जिन साथी की नियुक्ति हुई है उन्हें अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है कि किस भवन में कितने जनगणना मकान होंगे। तो मैं आपके सामने उनको जो रियल प्रॉब्लम आ रही है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि किस भवन में कितने जनगणना मकान होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आवासीय मकान है, यानी कि हमने आवासीय मकान को लिया है, जो आवासीय मकान है उसे कैसे हम डिसाइड करेंगे कि वहाँ कितने जनगणना मकान होंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपका जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भवन क्या है। तौर पर पूरी इमारत जिसमें 4 दीवारें और छतें हो तथा जिसमें एक व्यक्ति के रुकने या ठहरने का प्रावधान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भवन कहेंगे। भवन का उपयोग एक भी हो सकता है या अनेक भी हो सकता है ना। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कहीं पर भी ऐसी संरचना दिखे जिसमें 4 दीवारें हो, छत हो, तो उसे हम लोग क्या मानेंगे? भवन मानेंगे। भवन जो है कच्चा भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है या शंक्वाकार भी हो सकता है, बशर्ते तो उसमें जो है एक व्यक्ति को रहने या रुकने का प्रावधान होना चाहिए। भवन का जो हम लोग डिसाइड करेंगे वो उसके स्वामित्व के आधार पर करेंगे। यानी आपको ये देखना होगा कि भवन जो है वो किनके किनके स्वामित्व में है। मान लिया जाए कि एक भवन है और उस भवन में 2 परिवार रहते हैं और दोनों परिवार के बीच में जो है वो बंटवारा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो है भवन जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी 2 भवन हो जाएंगे। तो भवन का जो हम लोग डिसाइड करेंगे वो हमको उनको स्वामित्व के आधार पर करेंगे। चलिए इसलिए हम लोग जनगणना मकान के बारे में जान लेते हैं। तो जनगणना मकान जो है इसी भवन का एक भाग होता है जिसका उपयोग जो है एक पृथक इकाई के रूप में किया जाता हो, और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो या तो सड़क में खुलता हो या सीढ़ी से जुड़ा हुआ हो या हाथे में खुलता हो, तो ऐसी स्थिति में इसे हम जनगणना मकान काउंट करेंगे। जनगणना मकान जो डिसाइड होगा वह उसके प्रवेश द्वार, परिवार और उपयोग के आधार पर किया जाएगा। परिवार कहने का मतलब, परिवार जो हम लोग डिसाइड करेंगे वो चूल्हे या रसोई घर के आधार पर ही हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। तो आपको ये 3 जो बातें हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा। यानी जब भी आप जनगणना मकान काउंट करेंगे तो आपको ये 3 बातें जो है, परिवेश को आपको देखनी होगी, परिवार को देखना होगा और इसको उपयोग को देखना होगा, है ना। तो ये 3 चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बहुमंजिला इमारत जब रहता है तो उसका जो फ्लैट होता है वो सीढ़ी से जुड़ा हुआ रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो है जनगणना मकान क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। गांव में आपने देखा होगा कि एक भवन में जो है अंदर में एक आंगन होता है और आंगन में कुछ दरवाजे खुलते हैं, तो ऐसी स्थिति में जितने दरवाजे खुलेंगे और जितने परिवार होंगे उसके आधार पर ही हम लोग जनगणना मकान को डिसाइड करेंगे। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए यहाँ पर हमने 5 एग्जाम्पल को लिया है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि किस भवन में कितने जनगणना मकान होंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया है कि एक ऐसा भवन है जिसमें एक प्रवेश द्वार है और उसमें 3 परिवार रहते हैं, तो जनगणना मकान की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही मुख्य प्रवेश द्वार है, तो क्या जनगणना मकान एक होंगे? तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर 3 चीज़ों को देखना है, प्रवेश द्वार, परिवार और उपयोग। तो चलिए, प्रवेश द्वार एक है। हो सकता है कि भवन के अंदर में एक आंगन हो और आंगन में जो है 3 दरवाजे खुलते हों और प्रत्येक दरवाजे में जो है एक एक परिवार निवास करता हो। तो ऐसी स्थिति में जो है जनगणना मकान की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो जनगणना मकान जो डिसाइड हुआ वो परिवार के आधार पर हो गया, है ना, परिवार के आधार पर किया गया, है ना। तो चलिए इसका नंबरिंग करते हैं। मान लिया कि भवन संख्या 1 है तो CN1 और यहाँ पर क्या करेंगे? 3 लिखेंगे। यानी पहले नंबर भवन में 3 जनगणना मकान है। यहाँ पर जो जनगणना मकान डिसाइड हुआ वो किसके आधार पर किया गया? तो परिवार के आधार पर किया गया। दूसरा हमने जो एग्जाम्पल लिया है इसमें आप देख रहे हैं कि 2 प्रवेश द्वार है और एक परिवार निवास करता है, तो जनगणना मकान की संख्या कितनी हो जाएगी? तो चूंकि एक ही परिवार इसमें निवास करता है ना, तो इसमें जो जनगणना मकान की संख्या होगी वो 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 मुख्य प्रवेश द्वार होने पर इसका उपयोग क्या है? एक ही है। तो ऐसी स्थिति में जनगणना मकान की संख्या होगी वो 1 ही होगी। अगर यहाँ पर हम 2 जनगणना मकान करेंगे तो ये व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि इस भवन में जो है
एक ही परिवार निवास करता है, तो ऐसी स्थिति में जो है जनगणना मकान की संख्या 1 हो जाएगी। तो इसका नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं। भवन संख्या 2, जनगणना मकान 1। आप चाहे तो कोष्ठ में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो हमने लिया है कि एक प्रवेश द्वार है और इसमें 2 परिवार निवास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जनगणना मकान की संख्या कितनी हो जाएंगी। इस तरह का एग्जाम्पल जो है आपको गाँव में देखने को मिलेगा कि माता पिता हैं और बच्चे की शादी हो गई है। बच्चे जो है कमरे में रहते हैं और माता पिता उसे साझे बरामदे में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक प्रवेश द्वार है और उसमें 2 परिवार निवास करते हैं, तो जनगणना मकान की संख्या होगी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। परिवार कितने हो गए, 2 हो गए, यानी साझा रहते हैं, एक कमरे में रहता है और एक बरामदे में रहता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर परिवार की संख्या 2 है, तो जनगणना मकान कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी यहाँ पर कमरे डिसाइड किया कि जनगणना मकान कितने होंगे, यानी कमरे 1 तो जनगणना मकान 1 हो गए। चलिए इस तरह का सिचुएशन जो है आपको गांव में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है कि 3 प्रवेश द्वार है और उसमें 2 परिवार निवास करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जनगणना मकान की संख्या कितनी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 3 प्रवेश द्वार है, तो ऐसा नहीं है कि जनगणना मकान की जो संख्या होगी वो 3 हो जाएगी। यहाँ पर आपको परिवार और उपयोग को भी देखना होगा। तो हो सकता है कि दो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 जो प्रवेश द्वार है, इस 2 कमरे में हो सकता है एक परिवार रहते हो और दूसरे कमरे में दूसरा परिवार रहते हो। तो ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक आपका एक कमरा यानी एक जनगणना मकान और यहाँ तक दूसरा जनगणना मकान, यानी जनगणना मकान की जो संख्या हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। यानी यहाँ पर परिवार डिसाइड किया कि जनगणना मकान की संख्या कितनी होगी। तो चलिए इसको नंबरिंग कर लेते हैं। CN यहाँ तक हम 3 तक हम लोग कर लिए हैं, तो CN 4, जनगणना मकान की संख्या 2 हो जाएगी। अगला जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है एक फ्लैट है, 2 मंजिला फ्लैट है और इस फ्लैट में जो है एक प्रवेश द्वार है और 3 परिवार निवास करते हैं, तो जनगणना मकान की संख्या कितनी हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि 2 मंजिला फ्लैट है, तो हो सकता है पहले मंजिले में एक परिवार रहते हो और दूसरे मंजिला फ्लैट पर जो है वो 2 परिवार रहते हो, तो ऐसी स्थिति में जो है जनगणना मकान की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। किसके आधार पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कमरे डिसाइड कर रहे हैं कि जनगणना मकान की संख्या कितनी हो जाएगी। यानी फ्लैट यहाँ पर डिसाइड कर दिया, 2 फ्लैट है तो 2 जनगणना मकान हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक फ्लैट में 2 परिवार और दूसरे फ्लैट में भी दूसरे फ्लैट में भी एक परिवार, तो ऐसी स्थिति में जनगणना मकान की संख्या होगी वो 2 हो जाएगी। यानी CN 5 और जनगणना मकान कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यानी आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप जनगणना मकान को डिसाइड करिएगा तो आपको प्रवेश कितने हैं, यानी मेन एंट्रेंस कितने आपको दिख रहे हैं। दूसरी बात क्या ध्यान देनी है, परिवार कितने हैं। तीसरी, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो जो भी जनगणना मकान डिसाइड होगा वो ये प्रवेश द्वार, परिवार और उपयोग के आधार पर ही किया जाएगा। तो चलिए अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।